विपरीत परिस्थितियों में इस वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत थी और बार बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन विपरीत परिस्थितियों में जो टफ टाइम आया है देश के लिए, जिसको हमने कोरोना काल कहा, इस कोरोना काल में देश के लिए अब ऐसा क्या होगा। और जैसे ही बजट आ रहा था उस दौरान में ही सबसे पहले चर्चा इसी बात को लेकर चल रही थी कि अब इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त अगर देश की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाना है तो उसको लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दें, क्योंकि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर लोगों के लिए काम बढ़ेगा, लोगों का काम बढ़ेगा तो उनका स्पेंडिंग बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगा तो फिर हमारी इकोनॉमी में रफ्तार आएगी। दरअसल यही कुछ फॉर्मूला है जिसके तहत में हमारी पूरी इकोनॉमी चलती है। बजट भाषण के बाद में सबसे अच्छी बात है कि शुरुआत से ही आज का दिन सेंसेक्स के उछाल के साथ में शुरू हुआ और 1600 अंकों तक का उछाल हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर में इसी बजट के साथ में ये बड़ा उछाल है। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स में करीब 1600 अंकों की उछाल है। लगातार गिरते सेंसेक्स में आज इस बजट के साथ में उम्मीदें नजर आ रही हैं और यही वजह है कि मार्केट में आज सेंसेक्स में उछाल दर्ज हुआ है। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल और ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। वो इसलिए क्योंकि आम तौर पर जो कुछ आंकड़े हैं वो ये भी बताते हैं कि जब जब बजट आता है उस दौरान में सेंसेक्स में बहुत ज्यादा कभी ऊंचा तो कभी नीचा कुछ ऐसा ही सिंबल दर्ज होता है। लेकिन इस बार इस मुश्किल की घड़ी में जो बजट आया, जिसको उम्मीदों का बजट कहा जा रहा था, जिस बजट के साथ भी ये कहा जा रहा था कभी इस बजट में एक वैक्सीन की उम्मीद है और देश की इकोनॉमी के लिए वो वैक्सीन इस बजट के जरिए मिलेगी। अब वो वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे साथ में कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पैनलिस्ट हैं जिनके साथ में हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि आज जिस वैक्सीनेशन की दरकार थी इस बजट के जरिए, क्या वो वैक्सीन देश की इकोनॉमी को मिली है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे कि सेंसेक्स में करीब 1600 अंकों का उछाल है। लेकिन सबसे खास बात क्या, जब भी बजट आता है उसमें एक आम आदमी जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या एक्सपेक्ट करती है, वो देखती है कि इनकम टैक्स के स्लैब में क्या बदलाव हुआ। लेकिन इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव ही नहीं है। आयकर स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले साल जो इनकम टैक्स का स्लैब था इस बार भी उसी को ही कंटिन्यू किया जाएगा। आयकर के स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा अपडेट आपको इस बार के बजट का दे रहे हैं। आमतौर पर एक आम आदमी जो इस पूरे बजट को समझ पाता है उसमें वो अपने लिए सिर्फ एक ही चीज देखता है और वो होता है इनकम टैक्स का स्लैब। तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले 2 घंटों से आप पूरा का पूरा बजट सुन रहे थे, पूरा बजट भाषण आप लोगों ने सुना। पूरे बजट भाषण में इस बार वो चाहे एयर पॉल्यूशन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, किसानों की दोगुनी आय की बात हो, इन तमाम पहलुओं पर पूरा फोकस किया जा रहा था। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आयकर स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं है। लेकिन सबसे खास बात है कि 75 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको नमन करते हुए ये स्पष्ट किया निर्मला सीतारमण, देश के वित्त मंत्री ने, कि उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये वो लोग होंगे, ये वो बुजुर्ग होंगे जो कि पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन मिलती है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए इस बार के बजट में पूरा हेल्थ को फोकस किया गया है। कोरोना वैक्सीन पर जहां 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वहीं अगर इनकम टैक्स की बदलाव की बात की जाए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इस बार नहीं है। आयकर स्लैब में कोई इस बार बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। यानी जो पिछली बार का टैक्स स्लैब था वही एक बार फिर से एप्लीकेबल रहेगा। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। कुछ बड़े अपडेट्स आपको लगातार दे दे जरा इतने में, तब तक हमारे तमाम जो सहयोगी है वो जुड़े हमारे साथ में। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20,000 बसें तैयार होंगी। ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बढ़ा देने की कोशिश की है। जैसे मैंने जिक्र किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें मेट्रो भी है, इसमें ट्रेन भी है। और सबसे खास बात यह कि चुनाव वाले राज्यों पर भी फोकस किया गया है। चुनाव वाले 4 राज्यों के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होने जा रहा है।
इसके अलावा व्हीकल स्क्रैपिंग को भी इस बार पूरा फोकस किया जा रहा है, यानी जो खटारा खराब हो चुकी जो कार्स हैं उनको भी स्क्रैप किया जाएगा। लेकिन इस बार सबसे खास बात यह, मैं फिर से एक बार जोर दूंगी इस बात को लेकर कि आम आदमी पूरा ध्यान देता है इनकम टैक्स की स्लैब पर, उस इनकम टैक्स में इस बार कोई बदलाव नहीं है। मेरे साथ में जो खास पैनल इस वक्त मौजूद है, उनके पास जाने से पहले मेरे कुछ सहयोगी जुड़े हैं, जरा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा से ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, लखनऊ से स्वाति चौरसिया मेरे साथ में है, और बिजनौर से मेरे साथ में है फैजल खान, मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी हमारे साथ में है। सभी का रुख करने से पहले एक बार मैं ब्रजेश का रुख कर लेती हूँ। ब्रजेश, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, जो वैक्सीन की दरकार थी, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां के लोग क्या मान रहे हैं? इस बजट से आम आदमी को कितना फायदा? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कोरोना की महात्रासदी के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को जो है न सिर्फ संभाला बल्कि उसे पटरी में लाने की कोशिश की। इसके साथ ही जो सरकार की अपनी संकल्पना हो, फिर चाहे आत्मनिर्भर भारत हो या स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वो तमाम ऐसी जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी उसको परवान चढ़ाने का काम किया। वो है एमएसएमई सेगमेंट ने, एमएसएमई सेक्टर ने, यानी जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, उन्होंने इसको देश को खड़ा किया। इस कोरोना की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं इस वक्त लघु उद्योग भारती, जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संगठन उद्यमियों का है, उनके बीच में हूं। पहले इन्हीं से जानते हैं कि सारी चीजें बताइए, आप लोगों ने जिस तरीके से उम्मीद लगाई थी कि यहाँ पर कुछ आपको एक बड़ी सौगात, एक बार आपने त्रासदी के दौरान मदद किया और सरकार अब आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी, क्या कुछ पाया? मैं सबसे पहले तो सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही संतुलित और व्यवस्थित बजट आज निकला है। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सरकार ने टेक्सटाइल, मोबाइल, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग, इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया है कि रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हो सके और फिनिश्ड गुड्स उसका एक्सपोर्ट हो, और अगर फिनिश्ड गुड्स कुछ आते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत की योजना के ऊपर काम होगा और ये देश आगे बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो लाइन पे भी सरकार ने बड़ा काम किया। मैंने एक चीज बताइए, जिस तरीके से ये पूरा बजट आया है, आप लोग क्या उम्मीद लगा करके बैठी थी, और आपको ओवरऑल अगर इसकी प्रक्रिया देखें तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? जो बजट आई है वो जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी हमारे, क्योंकि पूरे साल में कोरोना लॉकडाउन के टाइम में 3 मिनी बजट्स आ चुके थे, तो जो सरकार की डायरेक्शन थी वो तो समझ पाई गई थी ब्रॉड। तो ये बजट भी मोर और लेस इसी डायरेक्शन में है। ये सरकार बधाई की बात है कि जो है ग्रोथ ओरिएंटेड रखा है। इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद में 9.5% फिस्कल डेफिसिट पे जाना, तो उन्होंने ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट की परवाह नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है। ग्रोथ पे फोकस रखा है, और ग्रोथ फोकस जो है ये एमएसएमई को बहुत फायदा करेगा। सबसे बड़ी बात है सर, स्टार्टअप्स को लेकर के उन्होंने अभी भी जो छूट थी उसको 1 साल और आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तौर पर एमएसएमई सेगमेंट पे भी स्टार्टअप की बड़ी भूमिका है। ओवरऑल कैसे देखते हैं, स्टार्टअप को थोड़ा सा अगर बूस्ट कर रहे हैं तो उससे कुछ फायदा मिलेगा? हाँ, देखिए ये जो टोटल जो अभी बजट आया है, ये जो भारत सरकार की जो एक नीति है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उस डायरेक्शन में एक और कदम है। और ये सभी तरीके से, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स सरकार ने एलोकेट की है, तो दुनिया में शायद इस कोरोना, पोस्ट कोरोना के समय। ब्रजेश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। दरअसल हमारे साथ में कुछ पैनलिस्ट हैं, उनका मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रजेश और मेरे तमाम जो सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं उनका मैं रुक करूंगी। राजेश्वर जी, क्योंकि आपने पूरा का पूरा बजट भाषण सुना, क्या कहते हो आप? जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जो मैं समझ पाई उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया गया, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको अचीव करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक दूरगामी सोच के साथ में सरकार इस बजट को लेकर आई है ताकि मुश्किल घड़ी से निकलकर जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके। आपका क्या अपना इसको लेकर परसेप्शन है? देखिए, ये तो लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, क्योंकि सरकार के पास 2-3 लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है
कि सरकार के पास सफिशिएंट फंड नहीं है, और जो पहले के रिजर्व आरबीआई के गवर्नर भी लगातार कह रहे हैं कि आपको फंड जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए चाहे आपको नोट छापने पड़े। तो अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, वो कट डाउन किया, कुछ सेक्टर से कट डाउन करके कुछ सेक्टर्स में बढ़ाया। ये जरूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़े, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि लोग डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए जैसे मेट्रो में किया, रेलवे में किया, रोड्स में किया, लेकिन उसके साथ साथ रेलवे बेच भी रहे हैं, तो रेलवे का जो बेच रहे हैं उसका कुछ फंड आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नेचुरल बात है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो वर्कर आएंगे उनके पास कुछ पैसे आएंगे, पैसा रोटेशन में जब आएगा, सबका ये मानना है कि जब तक पैसा तब तक रोटेशन में नहीं आएगा तब तक इकोनॉमी ठीक नहीं हो पाएगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है। ओवरऑल अगर हम कहें कि सरकार के इस पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, विद इन द लिमिटेड ऑप्शंस उन्होंने काफ़ी ठीक काम किया है। लेकिन अच्छा, टैक्स स्लैब, क्योंकि एक आम आदमी, मैं बार बार आम आदमी का इसलिए क्योंकि जिक्र करी, क्योंकि ये जो बजट होता है उससे ज्यादा इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ता है। मैं वही बताना चाह रहा था कि आम आदमी के लिए ऐसा कोई नहीं है। आम आदमी के लिए इस बजट से कहीं बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चरों की बात की है, वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली ऑटोमेटिक मशीन से होते हैं, तो उसमें लेबर ओरिएंटेशन इतना अधिक नहीं होगा जितना प्रचार किया जा रहा है। और शायद वित्त मंत्री खुद भी बोली थी, जो टोटल अगर करा जाए तो 4-5 लाख लोग या 7 लाख लोगों को टोटल कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो 5 लाख जहां 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरियों की बात हुआ, 5 लाख रुपए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। दूसरी बात क्या है कि रेवेन्यू के सोर्सेज इस टाइम सबके ड्राइड अप है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार जो है आप टैक्स में बेनिफिट देंगे, लोअर स्लैब आप बढ़ाएंगे जिससे लोअर टैक्स पड़े। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जो टीडीएस जो आपका 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है, 0.75% किया था, जिसका 1% लगता था उसका 0.75% किया था, तो माना जा रहा था कि उसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो भी कहीं नहीं दिखलाई दे रहा है। तो जो छोटे और स्मॉल स्केल वाले इंडस्ट्रीज हैं उनको अभी एज इट इज परेशानी होने वाली है, क्योंकि उनका आउटफ्लो बढ़ जाएगा। टीडीएस से आउटफ्लो बढ़ जाता है, जितना पैसा होता है उसका आउटफ्लो बढ़ जाता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ जैसे कर विवाद स्कीम जो है इसको शायद एक्सटेंड किया जाएगा, तो कर विवाद स्कीम भी एक्सटेंड नहीं हुई, क्योंकि अभी जो टाइमिंग जो कह रहे हैं कि 85,000 करोड़ रुपए करीब फंड आया है, लोग जो सरकार का एस्टिमेट था वो शायद मुझे लगता है मोर देन 2,50,000 ऐसे कुछ था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उगाही की ओर बढ़ रही है सरकार, क्योंकि उगाही बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास में फंड नहीं है, और उसके लिए एक तरफ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जेब में कुछ आए, लेकिन उनकी जेब में आने की बजाय उनकी जेब से जाने का प्रोविजन इस बजट में है। बिल्कुल आसान शब्दों में जाए तो आप यही कहना चाह रहे हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ, मनोज पुरबे जी, आप क्या कहते हैं इस बजट को देखकर? आपके लिहाज से कैसा है ये बजट? एमएसएमई के लिहाज से कैसा है, आम आदमी के लिहाज से कैसा है, क्योंकि आप तो दोनों ही तरीके से कनेक्टेड हैं लोगों से। ये बजट अगर देखा जाए तो प्रोग्रेसिव बजट है। इसमें जो भी कुछ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करेंगे हमारे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। रिगार्डिंग जो हमारे राजेश जी ने बोला रेवेन्यू का प्रोविज़न इस बजट में किया गया है, लाइक मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट की बात की गई है, और उसके अंदर NAFD, NHAI, PGCL, GAIL, HPCL ऑल बॉडीज आर देयर, तो उनको मोनेटाइज करके गवर्नमेंट एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। रह गई अभी जो पैंडेमिक से हम लोग निकले हैं, उस पैंडेमिक में कुछ चीज़ें निराशाजनक रही इस बजट से, बिकॉज कि हेल्थ सेक्टर पे फोकस तो है, लेकिन अगर हेल्थ सेक्टर के जीएसटी का स्लैब अगर हम देखें तो वो 12% से 18% के बीच में वेरी करता है। इसमें एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट उस सेक्टर को जीएसटी के स्लैब में रिड्यूस किया जाए। जीएसटी तो आता नहीं है इनके अंडर में, तो इट इज इनडायरेक्ट पार्ट, सो ही कैन डू, मतलब उनको करना था, लेकिन अंडर में एक्सपेक्टेड नहीं है। जीएसटी कौन सी अलग है जो स्लैब पे करेगी। दूसरी बात, अगर हम कैपिटल मार्केट का बात करें तो कैपिटल मार्केट में एक 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की प्रोविज़न को इन्होंने रिमूव कर दिया था, और हमें एक्सपेक्टेड था कि इस बार कैपिटल को बूस्टअप करने के लिए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करने के लिए ये कैपिटल में कुछ लेके आएंगे, लेकिन उस रेस्पेक्ट में भी कहीं कुछ नहीं है। इंडिविजुअल फ्रंट पे तो इंडिविजुअल से पहले से भी एक्सपेक्टेड था कि इस साल इंडिविजुअल को कुछ करना है नहीं, बिकॉज कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर काफ़ी करने हैं, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगी। तो मतलब अल्टीमेटली आप भी यही कह रहे हैं कि इस बजट के जरिए रेवेन्यू कलेक्शन का प्रोसेस ज्यादा है, लोगों को देने की बजाय उनसे लिया ज्यादा जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप भी?
एग्जैक्टली नॉट, ऐसा नहीं है। मतलब आसान शब्दों में इसको ऐसे ही देखा जा सकता है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो आपसे चलिए सवाल मेरा पॉलिटिक्स के लिहाज से ही होगा। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो किस किस तरीके से इस बजट को लेकर विपक्ष आक्रामक हो सकता है? क्या कुछ ऐसा छोड़ा गया है इसके अंदर, इस बजट के अंदर, कि विपक्ष को मौका मिल जाए घेरने के लिए सरकार को? देखिए, मुद्दा विपक्ष का नहीं है। देखिए, आम आदमी के नजरिए से जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात अलग हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसको आम आदमी के नजरिए से देखूं तो ये बजट जो है कहीं ना कहीं आंकड़ों की एक हेरा फेरी है। आप इसको देखेंगे, इसमें कहीं भी देखिए, आपने देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना एक महामारी है लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर वो राजनीतिक हालात में उसको अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, तो इन हालात में जो आम व्यक्ति ये महसूस कर रहा था कि कुछ अपॉर्चुनिटी का हिस्सेदारी उसके पास भी आएगी, जो रिबेट आप दे सकते थे, क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है, ये बात सच है, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं आपके इस महामारी के दौर से गुजरा है, तो उसके पास भी फंड नहीं है। सरकार चाहती तो इस कुछ ना कुछ हालात में कुछ परिवर्तन कर सकती है। दूसरी बात, देखिए, आपने कहा कि सेंसेक्स बढ़ रहा है। किसी भी देश के जो आर्थिक जो स्वास्थ्य है उसका पैमाना कभी भी सेंसेक्स नहीं हो सकता। अभी 6 दिन पहले अगर सेंसेक्स नीचे जा रहा था, आज वो ऊपर उठना हुआ। अभी अगर 2-3 दिन में अगर आप देखेंगे तो जो इस बजट को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में कहीं ना कहीं सेंसेक्स भी नीचे आएगा। और लेकिन आज तो ऊपर गया ना सेंसेक्स, और ये मार्केट के लिहाज से एक पॉजिटिव सिंबल के तौर पर देखा जाए। बजट 2 दिन चर्चा करने के लिए आपके पास और एक बार स्वाति मेरे सहयोगी लगातार बनी है, स्वाति का हम रुख कर लेते हैं। स्वाति, आपके साथ में भी कुछ एक्सपर्ट और कुछ पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, मैं चाहूंगी उनके रिएक्शन भी आप लें कि वो इस बजट को लेकर कितना सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं और उनको इसमें कितनी ज्यादा उम्मीदें और आकांक्षाएं नजर आ रही हैं पूरी होती हुई। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ तमाम व्यापारी मौजूद थे, इनकम टैक्स प्रोफेशनल मौजूद थे, जिन्होंने एक साथ यहाँ पे बैठ करके जो बजट सुना रही थी निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनको सुना है। और तमाम व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, तो आइए उनसे ही बात करते हैं। मिस्टर झुनझुनवाला हमारे साथ मौजूद है, KM शुगर मिल्स के मालिक हैं और एक्स की चेयरपर्सन भी है। सर, क्या लगता है कि इस बार का जो बजट रहा है व्यापारियों के लिए कितना ज्यादा सुगामी रहा है, कितना अच्छा रहा है, कुशल था बजट या नहीं? देखिए, व्यापारियों के लिए उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इसमें ई कॉमर्स को रोका नहीं गया है। ई कॉमर्स के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन होते तो जितने व्यापारी हैं इनकी सेल जो आधी हो गई है, ये कुछ बढ़ सकती थी। बजट में मुझे लगता है कि किसानों के लिए अच्छा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और कुछ मेडिकल के लिए, इन 3 इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा है। किसानों की उपज अब एक्सपोर्ट भी हो सकेगी, किसानों को रिलीफ काफ़ी अच्छी है। एमएसपी कर देने से किसानों के घर में अब रुपया आएगा और उनकी इनकम बढ़ेगी, वो अच्छे रहेंगे। बाकी हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इंडस्ट्री के लिए भी कुछ किया जाएगा, वो तो नहीं हो पाया है। जो टैक्स स्लैब्स है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के व्यापारी वर्ग काफी निराश रहा है इस बार के बजट से। हाँ, व्यापारी वर्ग के लिए इसमें कोई खास चीज नहीं मिली है, नुकसानदेह ही रहा है। सोशल सिक्योरिटी के कि कुछ न कुछ व्यापारियों के लिए जाएगा, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के लिए भी व्यापारियों का नाम के लिए नील है। हमारे साथ इनकम टैक्स क्या कुछ गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त हैं। गौरव, आपके साथ में भी कुछ लोग मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं बजट को देखते हुए, इनकी उम्मीदें पूरी हो पाई क्या? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हाथ रेज कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है लोग बजट को लेकर अपनी बात रखने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से किसान को एक्सपेक्टेशन थी और कई लंबे समय से गाजीपुर बॉर्डर पर धरना भी चल रहा है, तो सोच रहा था किसान के शायद इस बार सरकार बजट के माध्यम से ही सही, लेकिन किसानों की कुछ जो समस्याएं हैं उन्हें हल करेगी। क्या आपको लगता है सरकार ने, आज आपने पूरा बजट सुना, बजट में देखा भी होगा, क्या लगता है सरकार ने किसानों के लिए कुछ सही किया? सर, सरकार ने कुछ भी सही नहीं किया। देखो, बजट में ना गैस में क्या है, जिस टाइम पे सरकार आई थी मोदी सरकार, उस टाइम पे 450 रुपए का सिलेंडर था सर। अब क्या करा इन्हें, सब्सिडी के बहाने हम लारे लगा दिए, अब 3 रुपए तो सब्सिडी आ रही, किसानों की आई 2 गुनी करने की।
स्वामीनाथन रिपोर्ट अब तक नहीं लागू हुई। एमएसपी पर खरीद की गारंटी, लीगल कानून होने चाहिए एमएसपी का खरीद का गारंटी, क्योंकि स्वामी एमएसपी को तो कह दिया ना, जो भी किसान की लागत होगी उसका 1.5 गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। सर 1.5 गुना क्या है तो दिया उसने, कानूनी सुनो, कानूनी तौर पर जामा पहनाया जाना, जैसे मान चलो 1800 रुपए दान का वो है, अगर जिस दिन उस पर कानून बन जाएगा उस दिन बड़ा बिजनेसमैन उससे कम खरीदेगा तो जेल जाएगा। तो कानून क्यों नहीं बना रही सर? ये तो यानी कि आपको इस बजट से कुछ फायदा होता नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि इस बजट से कुछ फायदा हुआ? इस बजट तक किसान को कोई फायदा नहीं है। जब तक किसान को मानने के बाद पेट दर्द हो रहा है और उसे सिर दर्द की दवाई देंगे या उसे जुकाम की दवाई देंगे तो फायदा क्या है? किसान को तो सीधी उसकी लागत के हिसाब से उसका समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। नहीं तो इस बार कह तो रही है सरकार, जो किसान को फसल पर जो भी लागत आती है उसको बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया। जब हमें उसका स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाना चाह रहे हैं, ये C2+ पर क्यों नहीं आ रहे? उसको C1+ दे रहे, उसका क्या फायदा होगा किसान को? उसमें किसान के परिवार की लेबर भी नहीं लगती। यानी कि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, जो किसान है वो अभी इस बजट को सुनने के बाद, अच्छा एक चीज बताइए, आपने बजट सुना, बजट सुनने के बाद कुछ फायदा लग रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? बजट बढ़ाओ जा रहे हैं, हम जा रहे, कर्जा बढ़ता जा रहा है। अरे सीधे तो दुकान अपनी तनख्वाह जितनी बढ़ाई, ये 2 लाख रुपए तो जागी देगा, सीधे पैसे क्यों देते? अगनू कर दिया जुमलेबाजी, कुछ भी नहीं, फर्जी बजट है, बिल्कुल फर्जी बजट है। आपको क्या लगता है, आपको इस बजट से क्या कुछ? हमें तो कोई फायदा ना दिखाई दे रहा, हमको कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा। ये तो एक इनने डमरू ले रखा है, ठीक है, उसे बचा देते हैं, इनको किसानों को किधर को बहका लो, लेकिन अब नहीं आते ये बहकाने में, जो आप तो उस डमरू की आवाज ऐसी आ गई है। आपने ये बजट सुना, क्या कुछ फायदा? कोई फायदा नहीं है बजट का, ये तो ड्रामा कर रहे हैं सब कुछ, कभी इधर को कभी उधर को, इधर का कान इधर पकड़ लो, इधर से इधर पकड़ लो, बराबर एक ही है। यानी कि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि किसानों ने इस बजट को काफी ध्यान से सुना। आज हम लोग भी किसानों के साथ बैठे हुए थे, लगातार सुन रहे थे, तो देख रहे थे कि किसान इस बजट से काफी एक्सपेक्टेशन तो गौरव, इन लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी? क्योंकि इस बार देखिए तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से फंड होगा, सबसे खास बात ये। दूसरी बात ये कि सरकार ये दावा कर रही कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का हमारा लक्ष्य है। यूं तो किसानों की दोगुना आय करने का लक्ष्य पिछले 7 सालों से लगातार सुन रहे हैं, लेकिन इस बार 2022 का टारगेट रखा जा रहा है। तो ये जो टारगेट रखा जा रहा है, क्या इसको लेकर भी कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा किसानों में, या फिर सरकार पर से पूरा भरोसा ही उठ चुका है किसानों का? है कि ऋतु, जो किसान है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ये समझने की सरकार ऐसा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाली है जिससे सरकार किसानों की जो आय है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ में, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश जी, आम बजट आ चुका है और आम बजट में ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया जा रहा है। प्रदेश की जनता को, देश की जनता को पहला संदेश इस बजट के बाद क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये बजट केंद्र सरकार का बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये दुनिया को राह दिखाएगा, भारतवर्ष सर्वोपरि स्थान को प्राप्त करे, इस तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं जी। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश, ऐसी पूरी संभावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार और शोध पर जोर दिया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन के गठन से उच्च शिक्षा को एक नई दिशा मिलेगी जी। किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये बजट समावेशी विकास पर जोर देने वाला बजट है और हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो किए गए प्रावधान हैं जी, इस कड़ी में गुणवत्ता सुधार के लिए 15,000 स्कूलों को सैंपल स्कूलों के रूप में विकसित करने का जो संकल्प किया गया है वो निश्चित रूप में प्रशंसनीय है जी। इसके साथ ही 100 नए सैनिक स्कूलों का निर्माण, ये एक प्रकार की शिक्षा क्रांति है। हायर एजुकेशन कमीशन का जो गठन है वो मैं समझता हूँ कि एक क्रांतिकारी कदम है और उच्च शिक्षा की दिशा में नया एक आयाम मिलेगा। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूलों की स्थापना, ये भी एक सकारात्मक कदम है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत 50,000 करोड़ की जो व्यवस्था की गई है, ये एक बेहतरीन पहल है जी। हम समझते हैं कि स्टार्टअप के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है वो नौजवानों को उद्यमिता विकास का विशेष लाभ उससे मिलेगा। बुजुर्गों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं है। पेंशन को कर से मुक्त कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में
ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो हमारे वृद्धजनों के लिए वरदान साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री ने आम जन को सम्मानजनक व कठिनाई मुक्त जीवन के संकल्प को दर्शाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई योजना भी जो है वो भारत का निर्माण करेगी। बजट में टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ की व्यवस्था, ये एक बहुत बड़ा कदम है। उज्ज्वला योजना के विस्तार के लिए 1 करोड़ महिलाओं को धुएं से खाना पकाने से आजादी मिलेगी। ये सारे जो कार्य हैं उनके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में 6 साल में एमएसपी को 1.5 गुना किया गया है। दिनेश जी, क्योंकि आपने कृषि के क्षेत्र का जिक्र किया है, करने के लिए जो अब कदम है वो नई दिशा लाने वाले हैं। क्योंकि आपने कृषि के क्षेत्र का जिक्र किया है और हमारे साथ में कुछ किसान भी थे, इसलिए मैं चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता को आप ये जरूर एहसास दिलाएं कि इस बजट के जरिए कृषि, जो कि उत्तर प्रदेश खुद एक कृषि प्रधान प्रदेश है, उस कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर किसानों का भरोसा जीतने का प्रयास अब सरकार करेगी, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इसमें है क्या। देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारा अन्नदाता है। हमने 6 साल में एमएसपी को 1.5 गुना किया है जी। हमने खाद्य पदार्थ गेहूं और चावल के क्रय केंद्र को खोला है। हमने गन्ना के बकाये का भुगतान किया है। हमने ऋण की जो है 36,000 करोड़ रुपए तक के ऋण की माफी की है। हमने घर घर उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर पहुंचे, बिजली पहुंचे, मकान प्रधानमंत्री आवास के मिले, इनकी व्यवस्थाएं की हैं। सम्मान निधि सब किसानों को मिले, बिजली पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई हो, बिजली 18 से 22 घंटे तक मिले गांवों में, ये सारी व्यवस्थाएं हमने करी हैं, हमारी सरकार ने की हैं। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए न्यूज़ 1 इंडिया से। देखिए, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ में थे। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को भरोसे में लेकर एक समावेशी बजट सरकार लेकर आई है, और ये समावेशी बजट प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को, हर प्रदेश को और पूरे देश को आगे ले जाने का काम करेगा। और बहुत ही उम्मीदों का ये बजट है और उन उम्मीदों पर खरा उतरने की सरकार ने कोशिश की, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स, पैनलिस्ट हमारे साथ में लगातार बने रहेंगे। देखिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशिए। तो जब ये आपदा आई तो उसमें हमारी कमजोरियां कहाँ हैं, हमारी कमियां कहाँ हैं, और अब हम उनको कैसे और मजबूत करें, उन कमियों को कैसे दूर करें, उसको लेकर हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमारे साथ में मनोज पुरबे साहब लगातार बने हुए हैं। मनोज पुरबे जी, क्योंकि जो मैंने जिक्र किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। आपदा में अवसर तो ठीक है, लेकिन आपदा में अवसर के साथ साथ हमारी कमियां क्या हैं, उन कमियों को हमें पहले एक बार जरा देख लेना चाहिए और उन पर अब हम कैसे मजबूती के साथ काम करें ताकि अगले चैलेंज के लिए हम बहुत ही स्ट्रांगली प्रिपेयर हों। क्योंकि ये इस तरह का हमारे सामने एक संकट था जिसको किसी ने सोचा नहीं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। लाइफ में भी ऐसा भी दौर आ सकता है, लेकिन वो सब हमने देखा। और ब्रेक पर जाने के दौरान में हम लोग चर्चा कर रहे थे एजुकेशन सेक्टर की। अभी हमारे साथ में डिप्टी सीएम थे, उनकी ओर से कहा गया कि एजुकेशन सेक्टर पर इस बार बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। वो चाहे सैनिक स्कूल खोलने की बात हो, चाहे मॉडर्नाइज करने की बात हो 15,000 स्कूलों को। ये जो सेक्टर की ओर आगे बढ़ने की बात सरकार की ओर से की गई है, ये कितना मजबूत करेगी, कितना सशक्त करेगी हमारी शिक्षा नीति को, हमारे शिक्षा को? इस पैंडेमिक में हमने एक चीज़ देखा क्या कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे पहला चीज़ चाहिए हमें इंटरनेट, दूसरा चीज़ चाहिए मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप। तो इस बजट में इस तरह का कुछ भी नहीं है कि इस सेगमेंट को, इस पर्टिकुलर चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, जो कि हमें उसके वजह से हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो ग्रो अप हो सके और नए नए एवेन्यूज़ को फाइंड आउट कर सके। अभी दिक्कतें यही बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस बजट में अपग्रेडेशन की बात हुई है, लेकिन अपग्रेडेशन जो सेक्टर करेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर अपग्रेड करेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को आपने बजट में एज ऑन अभी तक जो हमने बजट का वो पढ़ा नहीं है फुल, लेकिन कहीं इसकी चर्चा नहीं है कि आईटी सेक्टर को आपने कोई इंसेंटिव दिया हो या कोई बूस्टर दिया हो जिससे ये फर्दर बढ़ सके। दूसरा, स्कूलों का अपग्रेडेशन। अभी हमारे इंडिया में स्कूल सिस्टम इतनी गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम बहुत ही पुअर स्टेज में है, और इवन दो जो प्राइवेट सेगमेंट में है इस पैंडेमिक में वो भी एक्सपोज हुए हैं बच्चे को ऑनलाइन चीज़ें देने के लिए। तो ये कमी, बहुत बड़ी कमी इस बजट में दिखी है। और इस बजट में इन चीज़ों पे काफ़ी एक्सपेक्टेशन था कि इस सेगमेंट को बिल्डअप किया जाए।
इसका मतलब इस सेक्टर में बिल्डअप करने की कोशिश की जानी बहुत जरूरी। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, मेरे साथ भी मेरे सहयोगी फ़हीम भी जुड़ रहे हैं, रेजिडेंट एडिटर है हमारे उत्तराखंड से। फ़हीम, आप जिनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट्स इस वक्त हैं, जो लोग आपके साथ में इस वक्त मौजूद हैं, इस बजट को लेकर उनके किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? वो लोग क्या समझ पाए इस बजट को लेकर? क्या उम्मीदों का बजट है? जिस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था इकोनॉमी के लिए, क्या वो वैक्सीन इस बजट में है? देखिए, केंद्रीय बजट में वैक्सीन को लेकर के और इसके अलावा भी तमाम चीजों को लेकर के बात की गई है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की उम्मीदों की, तो उत्तराखंड के लिए स्पेसिफिकली इस बजट में उस तरीके की बात कोई सामने नहीं आई है जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि पर्वतीय राज्य है और अलग तरीके की जरूरतें हैं कई मामलों में, और उम्मीद भी थी राज्य सरकार को। तो सीधे तौर पर तो नहीं, हाँ इतना जरूर है कि जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, जो बजटीय दूसरी व्यवस्थाओं में रहे हैं, उसका सीधा असर या सीधा लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। अगर हम बात को और थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले पूजा, अगर टिप्पणी के हिसाब से बात कर लें कि इस बजट को लेकर के बीजेपी का क्या कहना है और कांग्रेस का क्या कहना है, तो जो अभी त्वरित टिप्पणी प्राप्त हुई है और उसमें बीजेपी ने इस बात को स्वीकारा है कि सीधे तौर पर नहीं, लेकिन जो बजट दिया गया है उसका सीधा असर बहुत सारी योजनाओं में उत्तराखंड को मिलेगा। इसलिए एक आशावादी और प्रगतिशील नए भारत का ये बजट है। उत्तराखंड को भी उसमें आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और स्वरोजगार और ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी मदद मिलने जा रही है। सीधा सीधा आशावान और एक अच्छा बजट बीजेपी ने बताया है। और अगर हम विपक्ष के तौर पर बात कर लें तो निराशाजनक बजट बताया है और ये बात को साफ तौर पर इंगित किया है कि उत्तराखंड के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, रोजगार के नजरिए से कुछ नहीं है, और दूसरा महंगाई को कम करना जो कि सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त की, महंगाई और रोजगार, इसको लेकर के ये निराशाजनक बजट है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखें, क्योंकि सरकार ये कह रही कि समावेशी बजट है और इसमें किसी पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए इस बार नहीं, लेकिन अभी जो देखा हमने पूरा बजट, उसमें उन 4 राज्यों को फोकस किया गया है जहां पर चुनाव है। वैसे उत्तराखंड क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इस बजट में अपने लिए? देखिए, जो बात तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही गई है, समावेशी बजट की बात कही है, निश्चित तौर पर पूजा उसका जो लाभ है वो उत्तराखंड को भी मिलेगा। और अगर हम उत्तराखंड की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बात कर ले तो उसमें कुछ बिंदु मुख्य तौर पर हैं। जैसे एक तो ग्रीन बोनस की बात उत्तराखंड लगातार करता रहा और इस बार काफी हद तक उम्मीद की जा रही थी, और इस बात को लेकर के राज्य सरकार ने भारत सरकार के सामने प्री बजट कॉन्फ्रेंस में रखा भी था कि जो ग्रीनरी सेवाएं हैं, जो हरित सेवाएं हैं पर्वतीय राज्य की, चाहे वो को लेकर के स्वच्छ वायु को लेकर हो, पर्यावरण का जो वातावरण को स्वच्छता रखने के वो हो, या फिर जल संसाधन हो, तो ग्रीनरी सेवाएं हैं जो पूरे देश ही नहीं बल्कि अगर देखें तो विश्व को असर डालती है। महासचिव बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ में कुछ जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद जी। कैलाश विजयवर्गीय जी, बंगाल को पूरा फोकस किया गया है और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की बात थी उसमें बंगाल के लिए भी स्पेशल वहां पर प्रोविजन है, तो बंगाल के लिए जो खास प्यार और तवज्जो इस बार दी उसको लेकर जनता आपसे सवाल जानना चाह रही है कि आगे और क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, विशेषकर जो बिजनेस कॉरिडोर बनाया है वो कॉरिडोर निश्चित रूप से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाएगा और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने के अवसर बंगाल में प्राप्त होंगे। विशेषकर बगान क्षेत्र के मजदूरों के लिए 1000 करोड़ की योजना उन्होंने दी है। काफी दिनों से यहाँ के सांसदों की मांग थी और सांसद प्रधानमंत्री से मिले भी थे जी, और कुछ रेलवे की योजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा की थी। मुझे लगता है कि बंगाल के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने जिन जिन बातों के विकास की अपेक्षा की थी उस सब दिशा में प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया और वास्तव में बंगाल को एक बहुत बड़ी राशि दी है और ये बंगाल को सोनार बंगला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा है। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जी बातचीत के लिए। सुमित मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हरिद्वार से, एक बार सुमित का भी रुख कर लेते हैं। सुमित, हरिद्वार की जनता कितना उत्साहित नजर आ रही है इस बजट को देखते हुए? क्या उनकी उम्मीदों आकांक्षाओं पर खरा उतरा है बजट? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा वाले लोग थे, वर्ग थे, उनको कहीं ना कहीं बजट से उम्मीदें दिखाई दे रही थी, लेकिन जो टैक्स स्लैब को लेकर उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उसको भी लेकर लोगों के अंदर एक उत्साह थी कि कहीं ना कहीं टैक्स में छूट मिलेगी, उसमें कोई छूट नहीं मिली। हाँ, कहीं ना कहीं जो 75 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको जो टैक्स, उनको RTI ना भरने की जो छूट मिली है उसमें कहीं ना कहीं जो उनको लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं हमारे अभी किसानों से भी बात हुई थी, कुछ न कुछ जो खेती लोग थे तो
जो उसके लिए जो बजट दिया गया उसको भी उनको उत्साह दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात थी जो कि यहाँ पे हरिद्वार में महाकुंभ भी होना है तो उसके चलते कोरोना वैक्सीन को लेकर जो बजट में जो बजट जो बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब कोरोना महामारी पर पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि जो सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लग जाएगी। जी मैं चलिए आप दोनों के पास ही वापस लौटती हूँ। हमारे साथ में लगातार कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट बने हुए हैं मनोज पूर्वे जी, क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर, एक तरफ जहां जिक्र हुआ एमएसएमई ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया कि एमएसएमई को लेकर तो सरकार ने पहले से ही जो भी प्रोविजन करना था वो 2020 में ही मुश्किल की घड़ियों में कर दिया, इसलिए इस बार उसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। लेकिन जिस कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा खूब छिटाकशी भी सरकार को लेकर होती रही, उस कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी कुछ है क्या? आपको नजर आया कि कुछ उस कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी है? कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए तो कुछ खास ऐसा प्रोविज़न इस बजट में तो नहीं है, लेकिन कुछ नेगेटिव बातें हैं। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा सेगमेंट होता है और इस सेक्टर में अभी कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं जो इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइक कंपनी सेक्रेटरी ये लोग जो जुड़े हुए हैं इनको नुकसान हो रही है। किस तरीके से? सर ऐसा है कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपने बढ़ा के कर दी 50 लाख से 2 करोड़ की और टर्नओवर 20 करोड़ की कर दी। अब ये 50 लाख के कैप जब विद इन रेंज में थे तब तो बहुत सारे प्रोफेशनल उस पर डिपेंडेंट थे। जो छोटे शहरों में 50 लाख से ऊपर की कंपनियां होती नहीं हैं, वहाँ कंपनियां 2 करोड़ की पॉसिबल ही नहीं है। 50 लाख पेड अप कैपिटल को आपने बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया। अब ये लोग जो उस सेगमेंट पे डिपेंडेंट हैं उनका क्या होगा? वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए। उनके लिए तो आपने कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं किया, आपने इंडस्ट्री को बेनिफिट दिया, अलोंग विद दैट आपने उससे जुड़े लोगों को नहीं दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ जुड़ गई। तो ये बहुत बड़ा निगेटिव बात रही। दूसरी, आपने जो कैपिटल मार्केट से जुड़े एक्ट हैं, सेबी है, डिपॉजिटरी एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट है, इन सभी एक्टों को मर्ज करके एक सिंगल एक्ट बनाया। ये अच्छा चीज़ है हमारे पूरे इंडस्ट्री के लिए। साथ में आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की है इस बजट के अंदर, इन्वेस्टमेंट चार्टर। ये एक्चुअली क्या था कि पहले बहुत सारे लोग पैसा कंपनी में लगा रहे हैं, आईपीओ में लगा रहे हैं या बहुत तरह की पॉन्जी स्कीम में लगा रहे हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं था, उनके लिए कोई चार्टर नहीं था। इस बजट में एक सेपरेट चीज़ सोची गई है, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट चार्टर का प्रोविज़न डाला गया है, जो एक अच्छी चीज़ है इंडस्ट्री के लिए और जो भी लोग कैपिटल मार्केट में जाके पैसा रेज करना चाहता है उन लोगों के लिए। मतलब ये हुआ, आप जो कह रहे हैं कि लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए था, जिस एम्प्लॉयमेंट की दरकार थी उस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार को जो करना चाहिए थे वो प्रोविजन इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर भारत पे पूरा जोर दिया जा रहा है और जिस आत्मनिर्भर भारत के लिए जीडीपी का 13% इन्वेस्ट करने की बात सरकार कह रही है, फिर उस इन्वेस्टमेंट का फायदा कैसे होगा? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि लोग नौकरियों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन सरकार ने कहा कि आप नौकरियों के पीछे मत भागिए, आप लोग अपना सेटअप लगाइए। आप बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल। ये हमारा एक अच्छा नारा है हमारे मोदी जी का, वोकल फॉर लोकल। मीन्स कि जो छोटे छोटे अब इस मैटर पे ही जाएं तो हम अगर रियल एस्टेट सेक्टर को जोड़ते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अगर उस सेक्टर को हमें बढ़ाना है, उस सेक्टर को, बिकॉज कि रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और इस कोविड के दौरान हमारे बहुत सारे एम्प्लॉई छोटे छोटे जगहों में से जो मेट्रोपॉलिटन में आए थे वो सारे वहाँ शिफ्ट कर गए। जब वो वहाँ शिफ्ट किए हैं, अगर रियल एस्टेट सेक्टर को एडवांटेज देंगे तो ये सारे एम्प्लॉयबिलिटी वहाँ जाएगी। एडवांटेज बाय वे ऑफ जीएसटी जा सकती थी, अदर तरीके के इंसेंटिव्स के थ्रू भी हो सकती थी। मैं चलिए आपके पास वापस लौट रही। मुजफ्फरनगर सचिन जौहरी हमारे साथ में जुड़ गए, मेरे सहयोगी। सचिन, मुजफ्फरनगर में तो इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, लेकिन इस बजट के बाद में अभी क्या एक्टिविटीज हैं वहां पर? लोग उत्साहित हैं कि नहीं? लोगों को कुछ लगा, उन्हें मिला कि नहीं? देखिए, बजट के बाद हमारे मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। जो बजट में किसानों के लिए काफी घोषणाएं की गई है, उससे कुछ किसान यहाँ पर खुश भी हैं और कुछ उनकी शिकायतें भी हैं। अब इनसे बात करते हैं कितना ये संतुष्ट हैं।
मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, बजट आया है, इसमें कितना संतुष्ट है आप? कितना? किसान के लिए बजट बहुत ही हितकारी है और सरकार ने जितनी भी योजनाएं हम लोग को दी हैं, बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं। करोड़ों रुपए का अनुदान दिया है, पशुपालन को लेके, धान को लेके, गेहूं को लेके एमएसपी तय कर दी गई है। ये बहुत ही हितकारी है, नीति बहुत अच्छी है। अभी सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा हमारे ग्राम में अभी 2 ट्यूबवेल जो है सरकार के द्वारा लगाई गई है, जो कि किसान के हित के लिए, किसान के हित में ही कार्य कर रही है सरकार। इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, धन्यवाद करूंगा कि जो सरकार जो कर रही है सदा इसी प्रकार करती रहे, किसानों के हित में कार्य करती रहे। किसानों के लिए जो कर्ज इस बार 16.5 लाख करोड़ उसमें बजट में रखा गया है, तो इसके लिए देखिए, किसान जो है कभी भी खेती करता है, वो खेती जो है कहीं ना कहीं ऋण भी लेता है। ट्रैक्टर लेना है, कल्टीवेटर लेना है, कुछ भी लेना है तो उसके लिए किसान ऋण लेता है। और ऋण की सुविधा जब हमारे पास उपलब्ध होगी, ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध होगी, तो हम कहीं ना कहीं उसके से लाभान्वित होंगे। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि ये जो ऋण की सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कितने संतुष्ट हैं आप इस बजट से? बजट किसान के हित के लिए है, हितकारी है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मोदी सरकार। आपका नाम? सूर्यलाल जी, कितने खुश हैं आप इस बजट से? कितनी उम्मीदें थी और कितने खरे उतरे हैं बजट में? धान की खरीद के लिए 1 लाख करोड़ का बजट आया है, गेहूं की खरीद के लिए 75,000 करोड़ का। क्या एमएसपी पे पड़ा? एमएसपी 1.5 गुना कर दी है। तो ठीक है, किसान के लिए बजट इस बार। आप बताएं, आपका नाम? क्या कहना है आपका बजट पे? भाई, बजट बहुत बढ़िया, पर किसान का सरकार पेमेंट भी करो जा, गन्ने का भी करो जा, जब ये चलेगा किसान, नहीं तो किसान को बैठ जाएगा। आज की तारीख में मिल तो आदमी चोटता है। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और टैल तक आ गए हैं पानी। अच्छा, इस बार बजट में जो डेयरी पालन है, पशुपालन, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप किसानों की बात को सुन रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि साहब हमारी तो अब जो ड्यू पेमेंट है वो भी क्लियर हो जाए, वरना किसान का बट्टा बैठ जाएगा। फहीम का रुख कर लेते हैं। फहीम लगातार बने हुए और सुमित, मेरे दोनों सहयोगी लगातार बने हमारे साथ में। फहीम, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र हुआ और उत्तराखंड में अब जिस तरीके से कुंभ का आयोजन हो रहा है, उस कुंभ के आयोजन को लेकर भी बहुत उत्साहित वहां की जनता है, क्योंकि लोग आएंगे तो उनके लिए उनकी जो कमाई है, जो इनकम सोर्सेज है, उसमें इजाफा होगा। लेकिन बजट को लेकर भी बहुत सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। देखिए, बजट को लेकर के इस बार एक चीज देखने को मिली है पूजा, जो अभी जो त्वरित रिएक्शन आ रहे हैं, हालांकि और विस्तार से बातचीत होगी लोगों से और रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि बजट अभी भी रखा गया है। लिहाजा इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बहुत ज्यादा उत्साह, यानी एक तरफा जो उत्साह दिखाई देता है किसी एक को लेकर के, वैसा बजट में नहीं। और अगर रिएक्शन के हिसाब से भी देखें, यानी जो विरोध भी नहीं करते हैं इस बजट का, लेकिन एक आशा की उम्मीद बनती है, क्योंकि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात हम अभी कर रहे थे, उसी से जोड़ करके हर वर्ग उसको देख रहा है। अभी जो हमको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का रिएक्शन प्राप्त हुआ है, उसमें भी ये बात कही गई है कि जो प्रावधान किए गए हैं उससे एक उम्मीद बनती है, एक आशावान एक बजट कह सकते हैं। लेकिन बहुत खुशी का बजट उस रूप में किसी एक सेक्टर को चिन्हित करते हुए नहीं माना जा सकता है। ये रिएक्शन सर एक कम मिला है। तो अगर हम देखें तो इंक्लूसिव ग्रोथ में सभी चीजों का समावेश किया गया है। और एक बात जो आपने कही, कोरोना काल में, कोविड के बाद अब कुंभ भी हो रहा है, तो वैक्सीन आने के बाद में, और ऐसे में तमाम जो रोजगार है वो भी, मतलब लोगों के लिए बहुत ही टेक्निकल है ये बजट, और वो टेक्निकल बजट लोगों के लिए उनके जहन में नहीं उतरता। उनका अपना जो बहुत ही इजी फॉर्मूला है वो यहाँ इस बजट में उनको नजर नहीं आया। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें आम आदमी की अपनी कैलकुलेशन स्पष्ट नहीं है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आम आदमी की अपनी कैलकुलेशन स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूंकि बजट में बात कही गई है, वित्त मंत्री ने बात कही है, सरकार कह रही है, तो लोग उससे आशा की उम्मीद एक जगा रहे हैं, एक आशा की किरण उसमें देख रहे हैं कि उससे जो है आने वाले दिनों में वो बेहतर होगा, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। लेकिन सीधे तौर पर जो एक जैसी बात है, उनकी कैलकुलेशन स्पष्ट इसमें तौर पर नहीं हो रही है जनता की। सुमित, वैसे भी क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लोग बजट को लेकर आमतौर पर कितना उत्साहित रहे, और इस बार भी वो उत्साह नजर आया क्या?
बिल्कुल, उत्तराखंड की बात करें तो अगर बजट को लेकर हम लोग उत्साहित तो दिखाई दिए कहीं ना कहीं पर, क्योंकि जगह जो ये पेट्रोल पंप और पेट्रोल पर और डीजल पर जो सेस लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे 2 रुपए सेस लगाया कि से पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ने थे, लेकिन पेट्रोल के डीजल दामों पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार ने ये कहा कि ये सेस जो है वो कंपनी से लिया जाएगा, जनता के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी 90 के पार हो चुका है आंकड़ा, और उसमें अगर और महंगा होता तो फिर इस बजट को लेकर लोगों की नाराजगी सामने आनी शुरू हो जाती। बिल्कुल, लोगों की नाराजगी आनी शुरू होती है। लोगों को अभी भी उम्मीद थी शायद कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कहीं ना कहीं कमी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो कमी होनी थी उस पर सेस लगाकर उसको बढ़ा दिया गया। अगर इसके दाम और बढ़ जाते पेट्रोल के, जो आम लोग उसके लिए बढ़ जाते, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा की भावना भी दिखाई देती। कहीं ना कहीं उससे लोगों को भी उम्मीद जग रही है कहीं ना कहीं जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को लेकर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसको लोगों को इससे लोगों के जो जरूरत की जो चीजें हैं वो उनके भी दाम कहीं ना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, एफडीआई सबसे इंपॉर्टेंट इस बजट के दौरान में एफडीआई भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मनोज जी, एफडीआई को लेकर जो इस वक्त कैलकुलेशन नजर आई उसके तहत एफडीआई को बढ़ाया जा रहा है। पीपी मॉडल को एक बार फिर से पूरा फोकस किया जा रहा है, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बारी हो, इसके अलावा चाहे वो बिजली की बात हो, उस सेक्टर के अंदर भी, पावर सेक्टर के अंदर भी उसको पूरा फोकस किया जा रहा है। ये पीपी सेक्टर, पीपी और दूसरा हमारा जो एफडीआई है, इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि इससे कितना बूस्ट मिलने वाला इकोनॉमी को, और लोगों को इससे किस तरह का फायदा होगा? जैसा हमने देखा कि इस पूरे बजट का थ्रस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट है। उन्होंने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई फॉरेन के फंड इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है तो उनको 0 कूपन बॉन्ड इशू करने की एक परमिशन दी गई है, जो कि पहले नहीं था। अब इन्होंने ये एक अच्छा ऑप्शन निकाला है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेन की अभी क्या है कि हमारे कंट्री को पैसा चाहिए, और फॉरेन में सबसे अच्छी बात यह है कि आज के डेट में वर्ल्ड वाइड जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है सबसे पुअर है, और सबसे अच्छा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है। तो हमें इस सेगमेंट को हिट करने के लिए ऐसा कुछ इस बजट में नहीं किया गया कि हम उस फंड को इंडिया में कॉल कर सके। एक इसमें इम्पॉर्टेंट और बात थी कि जैसे इंडियन कंपनी है वो ओवरसीज जाके, जो छोटी छोटी एमएसएमई सेगमेंट की कंपनियां हैं वो फॉरेन जाकर के अपने फंड रेज कर सके, उसके लिए डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है सर, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया फ़हीम, और सुमित आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े उनका शुक्रिया, जो मेरे तमाम सहयोगी जुड़े उनका बहुत शुक्रिया।